Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. Here we are doing economics. इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम, लेसन नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आज हमें स्टार्ट करना है बेटे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डे टू डे डाटाज में भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं बेटे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स के तो लाइफलाइन मानी जाती है स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज बिना स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स थ्योरियाँ या इकोनॉमिक्स मॉडल जो होते हैं उनका निर्माण करना, उन्हें बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है उन्हें समझने के लिए और उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड या उसका एक्सटेंट या उसकी जो हद होती है उसे जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हमें पहले देखना पड़ता है कि एक प्रॉब्लम कितना बड़ा लेवल, कितनी बड़ी रूप ले चुकी है बेटे, और फिर बड़े रूप लेने के बाद उसे उस प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स अब जैसे डेली के डेली आप देखते हो कोरोना के कितने बेटे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स ही तो आपको बता कर दे रहा है। कौन बता कर दे रहा है? स्टैटिस्टिक्स। तो किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका एक्सटेंट या उसका मैग्नीट्यूड जानना बड़ा जरूरी है, और किसी भी प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को जानना स्टैटिस्टिक्स की सहायता से संभव हो पाता है। तो आपको बता रखा है भाई कि कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जस्ट लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस और द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम है बेटे, इनकी जो एक्सटेंट है या जो इनका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है वो हमें स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करके देता है बेटे। एग्जांपल में बता रखा है, इफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखें कि भाई भारत की जो 20% जनसंख्या है वो अनएम्प्लॉयड है। तो 20% एक काफ़ी बड़ा डाटा है बेटे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के बाद इसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को समझने में किसने सहायता की? स्टैटिस्टिक्स ने। तो स्टैटिस्टिक्स हमें किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है वो बताकर देती है बेटे। सेकेंड पॉइंट है इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। तो कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, ठीक है। सेक्टर्स तो आपको पता ही है कितने सेक्टर हैं, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर आपको पता है एग्रीकल्चर आती है, सेकेंडरी में आपको पता है इंडस्ट्री वगैरह आती है, और टर्शरी में सर्विस सेक्टर आपका आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, ये सब आते हैं बताइए, ठीक है। तो इन सेक्टर्स के बीच कंपैरिजन करना कि भाई कितने % लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, कितने % इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कितने % टर्शरी में लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब कंपैरिजन करना, और साथ ही साथ इंटर टेम्पोरल यानी कि आंतरिक कंपैरिजन करना। एक फर्म अपने साथ ही कंपैरिजन कर लेती है, ठीक है। अपने साथ ही कैसे कंपैरिजन करेगी कि भाई पिछले 5 साल हमारी सेल किस तरह की रही, पिछले 10 साल हमने प्रॉफिट कितना कमाया, इस तरह से बेटे। तो थैंक्स टू द स्टैटिस्टिक्स इंटर सेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करना काफ़ी इजी हो जाता है बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स की सहायता से ही कंपैरिजन पॉसिबल हो पाते हैं। थर्ड पॉइंट आ रहा है आपका वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो भाई कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कोज एंड इफेक्ट समझते हैं ना आप कि किस चीज़ का कोज क्या है? कोज यानी कि कारण, और इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव, कि भाई किसका क्या कारण होता है। जैसे कि प्राइस इंक्रीज होने से उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है भाई, ठीक है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये प्राइस होता है उसका कोज और डिमांड होता है उसका इफेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स आपको कोज इफेक्ट जानने में काफ़ी सहायता करता है, और उस कोज एंड इफेक्ट की सहायता से ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ग्रांट कर पाते हैं या प्रॉब्लम को बता पाते हैं, और साथ ही साथ यही बता पाते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कितने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। तो इकोनॉमिक थ्योरियाँ जो होती है और इकोनॉमिक मॉडल जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में या उनका निर्माण करने में भी स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए
व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? तो इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है? तो इकोनॉमिक थ्योरी इज एस्टेब्लिश अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा ऑफरिंग कंक्लूजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो स्टैटिस्टिक्स थ्योरियां ऐसी थ्योरियां होती हैं जिसमें अन्य अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को जोड़ा जाता है और कंक्लूजन के रूप में या सोल्यूशन के रूप में एक प्रॉब्लम को, ठीक है, सुधारा जाता है बेटे। तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक थ्योरियां। तो इकोनॉमिक थ्योरी आपको बेटे रिलेशनशिप ग्रांट करती है, जैसे कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ते हैं डिमांड घटती है बेटे, ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो ये सारी इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक थ्योरियां बनाने में स्टैटिस्टिक्स हमारी पूरी तरह से सहायता करती है बेटे। फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फिफ्थ क्या है हमारा? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाना या अंदाजा लगाना बेटे। सो थैंक्स टू द स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पर जो फोरकास्टिंग होती है वो बिजनेस रिलेटेड फोरकास्टिंग होती है, आपकी कोई सेल्फ फोरकास्टिंग आपके या मेरे के बारे में भविष्यवाणी नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बिजनेस के बारे में भविष्यवाणी हो रही है बेटे। तो एक बिजनेसमैन हमेशा जानना चाहता है फ्यूचर के बारे में कि भाई उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल उसकी हो रही है, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, आने वाले सालों में उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। तो फोरकास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। सो थैंक्स टू द स्टैटिस्टिक्स, जिसकी सहायता से हम फ्यूचर में फोरकास्ट कर पाते हैं वैसे, ठीक है। फोरकास्टिंग लाइफलाइन होती है भाई, फोरकास्टिंग हमें लगाना पड़ता है, फ्यूचर का एस्टिमेशन अंदाजा हमें लगाना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक्स के रूप से हेल्प से हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कनेक्ट कर पाते बेटे। तो ये 5 पॉइंट है आपके, ठीक है। छठा पॉइंट आ रहा है आपके, टोटल 7 पॉइंट है इंपॉर्टेंस के, तो 5 पॉइंट आपके हो चुके हैं, ठीक है। 6 पॉइंट आप देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, तो गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज का निर्माण करती है, किसकी सहायता से? स्टैटिस्टिक्स की सहायता से भाई, ठीक है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर भगाने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, देश में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसियों का निर्माण करती है, गवर्नमेंट पॉलिसियां तैयार करती है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी होते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। जैसे गवर्नमेंट को मान लीजिए टैक्स रिलेटेड पॉलिसी देखनी है कि भाई टैक्स बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लोग की इनकम किस तरह से है। हाई इनकम हो तो हाई टैक्स हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर लोग की इनकम ही बहुत लो है तो फिर हम टैक्स नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह से और भी गवर्नमेंट अन्य अलग अलग पॉलिसियां तैयार करती है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स की पूरी तरह से हेल्प ली जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स की ये भी इंपॉर्टेंस है कि पॉलिसियां बनाने में हमारी सहायता करती है। लास्ट है आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, और संतुलन हमें जो वहां मिलता है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राप्त करने में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी सहायता करता है, क्योंकि जितनी डिमांड लोगों की होगी हम उतनी ही सप्लाई करके इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को स्टेबल कर सकते हैं। देखिए व्हाट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो एक ऐसी स्टेट या ऐसी स्थिति होती है जहां प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो इक्विलिब्रियम वहां हमें मिल जाता है जहां ये दोनों ही लोग अपने प्रॉफिट को और अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सो थैंक्स टू द स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनाने में ये हमारी सहायता करता है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अगला पॉइंट देखिए आप, डिस्ट्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिस्ट्रस्ट का मतलब था अविश्वास, कि भाई जो लोग हैं वो इकोनॉमिक्स पर अविश्वास क्यों करते हैं या विश्वास क्यों नहीं कर पाते बेटे, ठीक है। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक क्ले की तरह होते हैं। क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, जिससे हम कुछ भी बना सकते बेटे, चाहे तो हम भगवान बना ले, चाहे तो हम शैतान बना ले। तो उसी तरह स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्योंकि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में होता है बेटे, और न्यूमेरिकल चीज़ों को आसानी से बदला जा सकता है। भाई 50 को 5000 बनाने के लिए मुझे 2 जीरो लगानी है, या 5000 को मुझे 50 बनाने के लिए 2 जीरो हटानी है, तो आसानी से इसमें फेरबदल किया जा सकता है। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स होती है उस पर लोग जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते, थोड़ा डिस्ट्रस्ट होता है। क्यों? देखिए स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइफ। कहा जाए कि भाई ये रेनबो होता है ऑफ लाई का, लाई यानी कि झूठ। तो जैसे रेनबो बेटे है नहीं है, पता ही नहीं लगता कब आता है कब चला जाता है, वैसे स्टैटिस्टिक्स एक तरह का साफ झूठ होता है, सफेद झूठ होता है। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। भाई ये फॉल्सहुड यानी एक झूठ का पिटारा होता है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आंकड़ों को आसानी से बदल सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट आसानी से आंकड़ों को छिपा सकते हैं। देखिए लाइव एग्जाम्पल देता हूं मैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, लाइव एग्जाम्पल मैं देता हूं बेटे। कई जगह अभी खबरें आ रही है कि भाई
कोरोना की वजह से मौतें तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट दिखा कम रही है भाई, आंकड़ों को आसानी से बदल रही है भाई, ठीक है। गवर्नमेंट दिखा रही है कि भाई किसी स्टेट में 10 मौतें हुई है, केवल 10 डेथ हुई है, ओनली 10 डेथ हुई है, लेकिन वहाँ शमशानों में इतना भंडार भरा हुआ है, वहाँ पे 400-500 जगह ही खाली नहीं है भाई। तो इस तरह से डाउट होता है भाई, स्टैटिस्टिक्स पर आसानी से डाउट हो सकता है, तो इस स्टैटिस्टिक्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है, कोई भी इसे इजिली मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स किसी भी चीज को प्रूव कर सकता है। अगला पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स इसे प्रूव कर ही नहीं सकता, प्रूव कर ही नहीं सकता। और लास्ट है कि भाई स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है, जिससे हम चाहे तो भगवान बना ले या चाहे तो शैतान बना लेते बेटे। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है भाई, 2011 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि भाई हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 17% बढ़ी है। कितनी परसेंट बढ़ी है? 17 में। लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो कह रही है भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, केवल 5% बढ़ी है, केवल। अब देखिए, करंट गवर्नमेंट कह रही है 17% बढ़ी है, अपोजिट पार्टी कह रही है 5% बढ़ी है, और दोनों ही सही है। बताइए कैसा हो सकता है ये? मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। 17% ये कह रहे थे करंट प्राइस को लेकर कि भाई करंट प्राइस के हिसाब से जो हमारी इनकम है वो 17% बढ़ गई है, बट अपोजिट पार्टी 5% कह रही है, क्योंकि ये 2004 और 2005 के डाटास को बेस मानकर चल रही है, और क्योंकि इस साल महंगाई बहुत कम हुई होगी तो उस हिसाब से केवल 5% इनकम बढ़ी है, रियल इनकम देखी जाए। लेकिन कोई कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए 17% बढ़ी हुई ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, बस जो बेस है वो चेंज है। ये इसी साल को बेस मान रहे थे, ये 2004-5 को। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो ये था डिस्ट्रस्ट। अब है व्हाट कोज डिस्ट्रस्ट, क्या चीज़ है जिसके कारण ये डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, अविश्वास पैदा होता है। देखिए क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। भाई एक गिवन प्रॉब्लम की अलग अलग स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग आंकड़े लिए जा सकते हैं, इसलिए इसमें डिस्ट्रस्ट है। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑल्टर टू मैच प्री डिटरमिन कंक्लूजन। तो भाई पहले से जो आपने कंक्लूजन बना रखा है अपने माइंड में, उस कंक्लूजन को, उस निष्कर्ष को साबित करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटास को या आंकड़ों को आसानी से बदला जा सकता है। फिर है ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स कैन बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर टू कंफ्यूज द रीडर। भाई रीडर को भी आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। और फिर कह रहे हैं भाई जो स्टैटिस्टिकल डाटा है अगर वो पार्शियल मैनर में लिए गए हैं तो जो रिजल्ट या कंक्लूजन निकल कर आएगा वो भी पार्शियल ही निकल कर आएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसके कारण स्टैटिस्टिक्स पर डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। क्या पैदा होता है? डिस्ट्रस्ट। लास्ट टॉपिक है हाउ टू रिमूव डिस्ट्रस्ट। भाई इस डिस्ट्रस्ट को, इस अविश्वास को कैसे दूर भगाया जाए? तो पहला रीजन देखिए कैसे, कंसीडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिट। तो भाई जो कंसीडरेशन है, स्टैटिस्टिकल लिमिट जो है, इसकी जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरी तरह से ध्यान में रखकर हमें कंक्लूजन निकालना चाहिए, उन कमियों को पूरी तरह ध्यान में रखकर हमें बातें करनी चाहिए। सेकेंड है नो बाइसनेस। भाई स्टैटिस्टिकल आंकड़े इकट्ठे करते समय कोई बाइसनेस या कोई फेवरिज्म या कोई भेदभाव हमें नहीं दिखाना चाहिए। सभी चीजों को इक्वल ट्रीट करके हमें आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। अगर हमने बाइसनेस कर दी तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बाइस्ड ही आएगा। और लास्ट है एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े हैं उन्हें केवल एक्सपर्ट ही यूज करे। भाई जो आम इंसान है उन्हें स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में नहीं पता होता, तो अगर वो उनका यूज करेगा तो इससे डिस्ट्रस्ट ही पैदा होगा। तो बेटर है कि केवल एक्सपर्ट ही इन्हें यूज करे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।